सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 के जी के जीएस के प्रीवियस ईयर का ब्रह्मा सीरीज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चन को तैयार किया गया है, यानी जितने भी है यहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मैं आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ इसे पढ़ाऊंगी, तो सबसे प्लस पॉइंट ये है, आप सभी को बस इतना ही करना है कि चीज़ों को नोट करना है एंड देन उसका रिवीजन करना है। एक बार पहले आपको सेशन देखना है, आपको चीज़ें समझनी है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है। फिर आपको जहाँ पे भी लगता है कि ये चीज़ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही है, तो उसको नोट करिए एंड देन उसका रिवीजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? दंतवल्क है, केराटिन है, अस्थि है, या फिर हृदय पेशी है। तो बहुत लोग इसका आंसर जानते भी होंगे कि शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो यहाँ पे जो है ना, दंत लवक जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि दंत लवक कहीं कहीं पे जो है आपको ऑप्शन में दंत लवक दे देगा और कहीं कहीं पे जो है इनामिल दे देता है। ठीक है ना। तो ये जो है ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी, क्योंकि इससे इंग्लिश में इनामिल बोलते हैं, तो ये भी दे देता है, ये भी दे देता है, और ये इनामिल जो है कहीं कहीं पे आपको हिंदी में भी लिखा दिखेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये शरीर का सबसे कठोर ऊतक जो होता है ना, ये होता है दंतवल्क। ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। दंतवल्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दंतवल्क जो है, ये जो है दांत की जो है सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है ना। दांत की दांत की सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये शरीर का जो है सबसे कठोर ऊतक भी होता है। ठीक है। इसके अलावा ये आपको याद रखना है कि 96% जो होता है ना, इसमें जो है इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे कैल्शियम फास्फोफेट वगैरह हो गया, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इसमें जो है 96%। ठीक है। 96% जो है ये क्या होता है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है। इनऑर्गेनिक मिनरल्स। ठीक है। ये जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। इसमें जो है इसका काम क्या होता है, जो दंतवल्क होता है यानी कि इनामल जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दांतों को जो है सफेद और चमकदार जो बनाता है, वो कौन बनाता है? ये यही बनाता है। ठीक है। तो इसका अगर मैं कार्य की बात करूँ कि इसका कार्य क्या है, तो याद रखिएगा ये दांतों को सफेद और चमकदार बनाता है। दांतों को सफेद, ये आपके प्रीवियस में पूछा गया था कि दांतों को सफेद और चमकदार जो है ये कौन बनाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। दांतों को सफेद और चमकदार, चमकदार, चमकदार बनाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है ये आपका जो है दंत वल्क हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे अस्थि, ठीक है ना। अस्थि जो है ऑप्शन आपका जो सी कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अस्थि क्या है? ये शरीर शरीर को आकार और सहारा जो है ये कौन देता है? तो ये जो है शरीर को आकार और सहारा जो है ये कौन देता है? अस्थि देता है। ठीक है। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। शरीर को आकार और सहारा देता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये क्या करता है? ये जो है कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार होता है। ये भी याद रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार कौन सा है, तो अस्थि जो है ये कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस का भंडार होता है।
फास्फोरस का भंडार होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और आपको कौन सा पॉइंट याद रखना है, अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि रक्त कोशिका का निर्माण जो है ये कहाँ होता है, तो अस्थि में होता है, जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, ठीक है ना। तो रक्त कोशिका का निर्माण होता है, रक्त कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो है केराटिन जो हो गया, ऑप्शन आपका जो बी है, ये क्या करता है, ये दांत होते हैं, सॉरी, त्वचा होते हैं, बाल होते हैं, जो नाखून होते हैं, उसको जो है ये सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना, केराटिन का काम होता है। और हृदय पेशी जो ये क्या करता है, तो हृदय पेशी जो होता है ये हृदय को संकुचित करता है, ठीक है ना, यानी पंपिंग करने का काम करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो थोड़ा-सा हम बात करेंगे दाँत के बारे में। दाँत के भी और से भी भाग होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अस्थि जो होता है ये शरीर को आकार और सहारा देता है, तो वैसे ही अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दाँत को सहारा कौन देता है, तो यहाँ पे जो है मैं दाँत के कुछ जो है और भी पॉइंट के बारे में बताऊँगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी दाँत के जो है इसमें और भी प्रकार होते हैं, जैसे कि डेंटिन, ठीक है ना, डेंटिन। डेंटिन हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और कौन-सा हो गया, ये जो है ये पल्प हो गया, पल्प, ठीक है। दाँत के मैं और भी प्रकार के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये डेंटिन हो गया, पल्प हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना और कौन-सा हो गया, और जो है एक और याद रखिएगा, एक हो गया आपका जो है पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है ना। पेरियोडोंटल लिगामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेंटिन। डेंटिन जो होता है ना, ये दंत वल्क के जो है ये नीचे की परत होती है, ठीक है ना। इनामिल की सबसे निचली परत होती है। दंत वल्क की नीचे की परत है, नीचे की परत होती है, ठीक है, डेंटिन। इसके बाद जो ये क्या करती है, यही जो है दांत को सहारा देती है, ठीक है ना। यही क्या करती है, डेंटिन जो है ये क्या करती है, दांत को सहारा देती है। अगला पॉइंट आपको इसके बारे में क्या याद रखना है कि ये जो है दांत को सहारा कौन देती है, दांत को सहारा देती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं पल्प की बात करूँ, तो पल्प क्या करता है, ये दांत का जो है सबसे अंदरूनी भाग होता है, यानी कि दांत को पोषण देता है, ठीक है। पल्प क्या करता है, पल्प जो है दांत को पोषण देता है, दांत को पोषण देता है, ठीक है। दांत को पोषण देता है। इसके अलावा और पल्प का क्या काम होता है, इसके बाद आपको याद रखना कि ये जो है दांत का अंदरूनी भाग होता है, दांत का अंदरूनी भाग होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक पेरियोडोंटल लिगामेंट है, ये याद रखिएगा कि ये क्या करता है, दांत को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये जो है ये करता है, ठीक है ना। ये जो है ये क्या करता है, नीचे जगह नहीं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ये जो है क्या करता है, दांत को हड्डी से जोड़ता है, दांत को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकाओं के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन, या फिर सूचना का संचारण, या फिर ऊर्जा उत्पादन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थों का पाचन। कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का पाचन, इसीलिए इसे लाइसोसोम भी कहा जाता है। लाइसोसोम इसलिए कहा जाता है, लाइसोसोम में एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जितने भी जो ये मृत अंगक होते हैं ना, उन वो और अवशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, ये तोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कोशिका के आत्मघाती इत्यादि कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लाइसोसोम के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है लाइसोसोम के बारे में क्या याद रखना है, इसके बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है ना, एक झिल्ली युक्त
झिल्ली युक्त, एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है आपका जो न्यूक्लिक अम्ल को ये क्या करता है, तोड़ता है। इसलिए इसे कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो प्रोटीन को, वसा को, प्रोटीन को, प्रोटीन, वसा, इसके बाद याद रखिएगा और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है, न्यूक्लिक अम्ल को तोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि लाइसोसोम जो होता है ना, इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लाइसोसोम जो है ये क्या होता है, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा कि ये जो उत्पन्न होता है लाइसोसोम जो ये है, ये उत्पन्न कहाँ होता है गाइस, तो याद रखिएगा ये उत्पन्न जो होता है ये होता है आपके गोल्जी बॉडी से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है, ये उत्पन्न होता है कहाँ से, तो गोल्जी बॉडी से, गोल्जी बॉडी से उत्पन्न होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो है लाइसोसोम की खोज जो है ये किसने की थी, तो याद रखिएगा लाइसोसोम की खोज जो है ये डी डुबे ने की थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइसोसोम की खोज जो है ये किसने की थी, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे ने। ठीक है, डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी, और कब की थी, तो 1955 में इसने खोज की थी। ठीक है, 1900, इसने खोज की थी 1955 में। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं आपका जो है ये कौन सा था, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन का काम किसका होता है, ये जो काम होता है ना, ये ऊर्जा उत्पादन का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन जो कि एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सूचना का जो है संचरण, सूचना का संचरण जो है ये किसका काम होता है, ये होता है आपके तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य होता है, और डीएनए और आरएनए से। ठीक है ना, तो पहले ज्यादातर ये तंत्रिका कोशिका से जुड़ा होता है। ठीक है, ये किसका काम है, तंत्रिका कोशिका का। ठीक है, और जो है आपका जो है ये क्या कह रहा है, कोशिका के अवशेष पदार्थों का पाचन ये लाइसोसोम का काम है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसे मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ। ठीक है, लाइसोसोम का खोज। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रोटीन सेंसलेशन, प्रोटीन सेंसलेशन जो है ये किसका काम है, प्रोटीन सेंसलेशन जो है ये राइबोसोम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो कितना है, तो ये है आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 943। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है मतलब कि ये होता है आपका सेक्स रेशियो, ठीक है ना? लिंगानुपात मतलब क्या होता है? सेक्स रेशियो होता है, ठीक है? इसमें होता है कि यानी कि आपको याद रखना है कि प्रति जो है आपके 1000 पुरुष पर कितनी महिला होती है, तो याद रखिएगा प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला होती है, ये लिंगानुपात बताता है, ठीक है? प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं होती है। ठीक है, लिंगानुपात ये कहता है, ठीक है ना? लिंगानुपात का मतलब यही होता है, ठीक है? या और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 943 है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे उच्च लिंगानुपात किस राज्य का है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे उच्च लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे उच्च लिंगानुपात केरल का है। ठीक है, सबसे उच्च लिंगानुपात केरल का है। और वहीं अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे निम्न लिंगानुपात किसका है, सबसे निम्न लिंगानुपात किस राज्य का है, लिंगानुपात, तो सबसे निम्न लिंगानुपात जो है ना ये हरियाणा का है। अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है केरल का कितना है, तो केरल का है 284 प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला है, तो इसमें ज्यादा है, ठीक है ना, 284। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो प्रति 1000 पे कितना है गाइस, याद देखिएगा, तो हरियाणा का जो है बहुत कम है, हरियाणा का यानी कि जो है प्रति 879 है, 1879 है प्रति 1000 पे, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर मैं भारत की बात कर लेती हूँ कि भारत का जो लिंगानुपात कितना है, ये 943 है, यानी 1000 पे कितना है, 943 है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ मैं राज्य बताऊंगी जो कि सबसे उच्च लिंगानुपात में आता है, जैसे कि सबसे उच्च लिंगानुपात में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले स्थान पे जो है ये आपका केरल आता है। यहाँ पे कम से कम आपको 5 राज्य का याद रखना पड़ेगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है पुदुचेरी का। तो केरल का कितना है, केरल का है 284, ठीक है। पुदुचेरी की अगर मैं बात करूँ तो प्रति 1000 पे 237 है, महिलाएं हैं। इसके बाद जो है तीसरे पे जो है आपका तमिलनाडु आता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो है ये कितना है, नौ प्रति 1000 पे 996 है। इसका चौथे नंबर पे जो है ये आपका कौन आता है, आंध्र प्रदेश आता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कितना है प्रति 1000 पे, तो आंध्र प्रदेश का है 993, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भारत सरकार ने जो है इसको ये करने के लिए, इस पे अच्छा, भारत का अच्छा ये करने के लिए इसने जो है सरकार ने क्या कौन कौन सी योजना चलाई, अभियान चलाए। तो सर इसका सबसे बड़ा जो है अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये अभियान चलाया, ठीक है ना। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है। तो इंदिरा गांधी से गुजरात को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को या फिर उत्तर प्रदेश को। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान को। सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करते हैं, पहले इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम ये भी मैं बताऊंगी कि इससे जो है कितने राज्यों को लाभ होता है। तो पहले ये याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर ही है, जो कि भारत की सबसे लंबी भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी बड़ी नहर है, ठीक है। पहला पॉइंट ये याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसका जो है लंबाई कितना है, तो ये याद रखिएगा, इसका लंबाई है 649 मीटर जो है इसका लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 649 मीटर, सॉरी किलोमीटर।
649 किलोमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है इसका जो है अभी जो नाम है इसके इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम जो है ना राजस्थान नहर है। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका जो है पुराना नाम क्या था? नहर। राजस्थान नहर। ठीक है, इसके अलावा जो है इसको इसका नाम बदला गया था, इंदिरा गांधी नहर जो है इसका कब रखा गया था? तो यहाँ पे जो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर नाम जो रखा गया था, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर नाम 1984 में रखा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसकी आधारशिला किसने रखी थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसकी आधारशिला जो रखी थी ये किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला रखी थी ये जो है गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। ठीक है ना, गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा रखा गया था। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसका जल स्रोत जो है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर मैं जल स्रोत की बात करूँ तो यहाँ पे जल स्रोत भी लिख लीजिए, जल स्रोत। इसका जल स्रोत जो है ना वो सतलज और ब्यास नदियों के पानी से। ठीक है, किसकी पानी से? सतलज और ब्यास नदियों का। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी नहर से जो है ये कितने राज्यों को लाभ होता है? तो इंदिरा गांधी नहर से 2 राज्यों को लाभ होता है सिर्फ। ठीक है, कितने राज्यों को? 2 राज्यों को लाभ होता है। 2 राज्यों को लाभ होता है। ठीक है, 2 राज्यों को लाभ होता है। किसको किसको होता है? तो एक तो आपको पता चल गया, एक जो होता है ये राजस्थान को होता है। ठीक है, एक जो होता है ये किसको? राजस्थान को। और दूसरा किसको होता है? दूसरा होता है पंजाब को। ठीक है, तो ये 2 राज्यों को लाभ होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो है खासकर राजस्थान के पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान का जो रेगिस्तान जो है ना उसको हरा भरा बनाने में जो है इसका इंदिरा गांधी नहर का जो है बहुत ये है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस नहर की जो है अगर मैं बात करूँ शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद रखिएगा ये जो इंदिरा गांधी नहर है ना इस नहर की शुरुआत कहाँ से होती है? तो शुरुआत इसका पंजाब से होता है। ठीक है, शुरुआत जो होता है इसका कहाँ से होता है? शुरुआत होता है पंजाब में जो ये हरीके बैराज है ना वहां से होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो होती है पंजाब के हरीके बैराज से। हैरी के बरास। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में याद रखना है। ये जितना भी पॉइंट है ये सारा एग्जाम की दृष्टि से जितना भी पॉइंट लिखा है वो सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ नटवर सिंह की है, या फिर खुशवंत सिंह की है, या फिर ऑप्शन सी लाल कृष्ण आडवाणी की है, या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह की है। तो guys, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो सबसे पहले हम लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में देखेंगे कि ये है कौन और इनकी जो है आत्मकथा क्या थी। ये माई कंट्री माई लाइफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये भारत के जो है ना उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे। भारत के उप प्रधानमंत्री। और इनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल था 2002 से 2004 तक। 2002 से 2004 तक। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, भारत के गृह मंत्री। ठीक है, भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं 1998 से 2004 तक, यानी कि जो है आपके 1998 से लेकर के 1998 से 2004 तक जो है ये भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये लाल कृष्ण आडवाणी जो है यहाँ पे आपको इनके बारे में याद रखना है कि ये जो है भाजपा बीजेपी के भाजपा
भाजपा के संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक सदस्य थे। ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक से भी जुड़े हुए थे। ठीक है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, सेवक संघ से जुड़े थे। ठीक है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपको याद रखना है कि इन्हें जो है पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर मैं बात करूं कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिल चुका है, तो इन्हें जो है याद रखिएगा, तो याद रखिएगा जो भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो है पद्म विभूषण। तो इन्हें पद्म विभूषण भी प्राप्त हुआ है। तो इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था? इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2015 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। और जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो कौन सा है? देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ठीक है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, जो इन्हें कब मिला था? 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। इसके बाद जो है माई कंट्री माई लाइफ, जो इनकी आत्मकथा थी, इनकी आत्मकथा का जो है ये प्रकाशन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा। तो इनकी आत्मकथा का प्रकाशन हुआ था 2008 में, इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 2008 में। और इसकी जो है भाषा कौन सी थी? तो ये जो है माई कंट्री माई लाइफ जो है भाषा जो थी ये अंग्रेजी थी। ठीक है। भाषा कौन सी थी? भाषा थी अंग्रेजी। ठीक है। इतना पॉइंट आपको लाल कृष्ण आडवाणी से याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नटवर सिंह, नटवर सिंह। ठीक है। नटवर सिंह की जो है आत्मकथा कौन सी थी? तो नटवर सिंह की आत्मकथा है वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है। वन लाइफ इज नॉट इनफ। ठीक है। ये इनकी आत्मकथा थी, वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसके बाद जो है खुशवंत सिंह की अगर मैं बात करूं, इनकी कौन सी थी? तो खुशवंत सिंह की थी ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। ट्रूथ, लव एंड अ लिटिल मैलिस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। और मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह की कोई आत्मकथा नहीं थी, बट इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो है चेंजिंग इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी। तो ये जो है इनके बारे में आपको याद रखना है, बाकी इनकी ये आत्मकथा नहीं थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 1982 में फुटबॉल के नेहरू कप के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन थी? तो 1982 में जो है फुटबॉल के नेहरू कप के जो है पहले संस्करण की विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी, पोलैंड थी, उरुग्वे थी, या फिर घाना थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उरुग्वे थी। और उरुग्वे ने जो है इसकी जो है अगर मैं बात करूं कि इसकी जो है विजेता जो है वो उरुग्वे थी। ठीक है ना। लेकिन उप विजेता कौन थी? विजेता उरुग्वे। अलग कलर ले लेते, ठीक है? उरुग्वे। ठीक है। उरुग्वे थी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि उप विजेता कौन थी, तो उप विजेता चीन थी। उप विजेता चीन थी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि 1982 में जो है ये जो नेहरू कप जो हुआ था, ये जो है पहला संस्करण था इसका, यानी कि इसकी स्थापना जो है ये 1982 में हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो है भारत जो है ये कितने स्थान पे था? ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कितने स्थान पे था, तो भारत जो है वो 5वें स्थान पे था। ठीक है। ये जो 1982 में जो है भारत 5वें स्थान पे था। भारत 5वें स्थान पर। ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको ये याद रखना है 1982 में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, और ये जो है इसका जो है आयोजन कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था। कोलकाता।
कोलकाता में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपको याद रखना है, जो है भारत ने जो है कितनी बार, अगर मैं बात करूँ कि भारत ने जो है कितनी बार जो है ये नेहरू कप जीता है, तो याद रखिएगा भारत ने 3 बार नेहरू कप जीता है। फुटबॉल का जो नेहरू कप है ना, इसने भारत ने 3 बार जीता है। 3 बार कब-कब? तो पहली बार इसने जीता था 2007 में जीता था, ठीक है? 2007 में, 2009 में और इसके बाद याद रखिएगा 2012 में जीता था, ठीक है? और इसका जो है आयोजन जो है ये कौन करता है, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आयोजन जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ करता है, ठीक है? इसका आयोजन कौन करता है? आयोजन, ठीक है? इसका आयोजन कौन करता है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। फुटबॉल महासंघ, ठीक है? इसके द्वारा किया जाता है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किस प्रणाली में जमींदारी के स्थान पर ग्राम प्रधान को राजस्व एकत्र करने की जिम्मेदारी दी गई थी? तो जमींदारी में, इक्तादारी में, रैयतवारी में या फिर महालवारी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका महालवारी, ठीक है ना? यानी कि जमींदारी के स्थान पर ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान की जब बात होगी ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, महालवारी हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, महालवारी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या, महालवारी जो है ना, इसमें जो है ग्राम प्रधान जो होता था ना, ये जो है ये जो है राजस्व संग्रह करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ग्राम प्रधान की होती थी या फिर जो है महल के मुखिया की होती थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ कि महालवारी जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1833 में हुआ था और विलियम बेंटिंग के द्वारा हुआ था, ठीक है, महालवारी की शुरुआत। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपका जो है कौन सा, 1833 में, ठीक है, 1833 में, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? विलियम बेंटिंग के द्वारा। विलियम बेंटिंक के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बात कर देती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग थे किसने जो है स्टार्ट किया था। जैसे अगर मैं जमींदारी की बात करूँ तो जमींदारी को किसने किया था, जमींदारी प्रथा को लागू किया था ये जो है कार्नावालिस ने, ठीक है, कार्नावालिस ने जो है, कार्नावालिस, ये जो है जमींदारी प्रथा को लागू किया था। और ये जो है कार्नावालिस ने जो जमींदारी प्रथा को लागू किया था कब, तो 1793 में, ठीक है। इसको लागू कब किया था, तो 1793 में इसको लागू किया था, ठीक है। और इसको जो लागू किया था कौन कौन से क्षेत्र में, तो बिहार हो गया, उसके बाद आपको याद रखना है बंगाल हो गया और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसको लागू किस कहाँ कहाँ किया गया था, इसको लागू किया गया था जमींदारी को बिहार, बंगाल और जो है कहाँ किया गया था, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जो है आपका रैयतवारी, रैयतवारी को किसने शुरू किया था, रैयतवारी को थॉमस मुनरो ने शुरू किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है ये किसने की थी, इसकी शुरुआत जो है थॉमस मुनरो द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इक्तादारी की अगर मैं बात करूँ तो इक्तादारी किसने किया था, इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है, इसकी अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो इसकी शुरुआत दिल्ली सल्तनत के शासक जो कि गुलाम वंश के थे, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी इक्तादारी प्रथा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सरहुल त्योहार मुख्य रूप से भारत की किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल गुजरात में मनाया जाता है, झारखंड में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल त्योहार जो है ये झारखंड में मनाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं सरहुल त्योहार के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सरहुल फेस्टिवल जो होता है ना, ये झारखंड का जो है ये नववर्ष है। ठीक है, झारखंड का ये जो है नववर्ष है, नववर्ष है, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो फेस्टिवल मनाया जाता है, ये कौन-कौन से जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कौन-कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, ये मनाया जाता है आपके जो है संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है? संथाल जनजाति के द्वारा, हो जनजाति के द्वारा, मुंडा जनजाति के द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है और इसके बाद याद रखिएगा उरांव जनजाति द्वारा, ठीक है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसमें जो है ये सरहुल फेस्टिवल जो है इसमें क्या होता है, तो इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है? इसमें जो है ये किसकी पूजा की जाती है? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो फेस्टिवल है ये मनाया कब जाता है, ठीक है? तो ये मनाया जाता है आपके मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है? तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी झारखंड के फेस्टिवल है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि झारखंड का और कौन-कौन सा फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है झारखंड का जैसे सरहुल फेस्टिवल तो होता है, इसका याद रखिएगा करमा। करमा जो है ये झारखंड का है। इसके बाद याद रखिएगा सोहराय, सोहराय ये भी झारखंड का है, ठीक है? इसके बाद आपको याद रखना है कि और कौन-सा फेस्टिवल हो गया जितिया। जितिया ये भी झारखंड का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है फगुआ हो गया, ये भी झारखंड का फेस्टिवल है, ठीक है? फगुआ, फगुआ, होली ये सब आपके झारखंड का हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात कर लेती हूँ गुजरात, गुजरात का कौन-कौन सा फेस्टिवल है? तो गुजरात का जैसे आपका हो गया ये आपका जो है कहाँ ये नवरात्रि, ठीक है ना? नवरात्रि जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो नवरात्रि हो गया गरबा हो गया, ये सब गुजरात का फेस्टिवल है, ठीक है? गरबा, नवरात्रि। ठीक है? ये गुजरात का फेस्टिवल है। इसके बाद अगर मैं सिक्किम की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है भोटिया। भोटिया फेस्टिवल हो गया, इसके बाद लेपचा हो गया, लोसार हो गया, ये सब जो है सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड का कौन-कौन सा फेस्टिवल है? तो उत्तराखंड का फेस्टिवल हो गया आपका जो है हरेला। हरेला जो है ये उत्तराखंड का हो गया, ठीक है? हरेला। इसके बाद याद रखिएगा फूलदेई। फूलदेई, ये भी आपके जो है कहाँ का है? उत्तराखंड का है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कलामंडलम कृष्ण नायर की भारत की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जानी मानी हस्ती है? तो कलामंडलम कृष्ण नायर, तो ये किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से, भरतनाट्यम से, मोहिनीअट्टम से या फिर कथकली से? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलामंडलम कृष्ण नायर जो है ये कथकली से संबंधित है, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम कलामंडलम नायर के बारे में बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये सबसे प्रसिद्ध कलाकार है कथकली की। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको कथकली के जो है सबसे प्रसिद्ध कलाकार है। इसके अलावा इनको बहुत सारा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं इनके पद्मश्री की बात करूँ, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था 1973 में, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया है? इन्हें किया गया था 1958, 1958 में इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें जो है कालीदास से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है? कालीदास सम्मान से, कालीदास सम्मान,
ठीक है। तो इन्हें कालिदास सम्मान कब मिला था 1986 में इन्हें कालिदास सम्मान मिला था। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि आपके जो है कथकली के अन्य प्रसिद्ध कलाकार जो है ये कौन कौन से हैं। अन्य प्रसिद्ध कलाकार कार ठीक है, तो उनके यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा रामन कुट्टी नायर। रामन कुट्टी नायर भी जो है ये किससे संबंधित है, कथकली से। रामन रामन कुट्टी नायर। ठीक है, इसके वाला और इसके बाद जो है आपको याद रखना है और कौन सा है, तो कलामंडलम विजयन जो है इनका भी संबंध है। कलामंडलम विजयन। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा और कौन है, तो और याद रखिएगा ये जो है आपके के एन पिनक्कर जो है ये भी इनका भी संबंध जो है कथकली से। ठीक है, के एन पिनक्कर। पनिक्कर, एक सेकंड, पनिक्कर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है एक और नाम याद रख लीजिएगा, और कौन है, तो कलामंडलम गोपी। कलामंडलम गोपी। ठीक है, ये कथकली से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कथकली जो है ये आपके किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखिएगा कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कथकली में जो है ये कितने रंगों का प्रयोग होता है, तो कथकली में जो है 7 रंगों का प्रयोग होता है। 7 रंगों का प्रयोग होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कथकली में जो है ये कथकली होता है, तो इसमें कौन-कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है कथकली में? तो याद रखिएगा कथकली में जो है आपको याद रखना है कि ये चेंडा, मंडलम, इडक्का और शंख, इन 3-4 का याद रखिएगा। ठीक है, कौन-कौन है? याद रखिएगा ये हो गया आपका वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में कौन-कौन सा है? चेंडा, इसके बाद याद रखिएगा शंख, चेंडा, शंख, इसके बाद याद रखिएगा इडक्का, इडक्का और कौन है, मंडलम। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 1974 में शास्त्रीय गायिका नैनो देवी को निम्न में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1974 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि उन्हें सम्मानित जो है किया गया था वो कौन सी गायन शैली के लिए किया गया था। तो यहाँ पे दादरा, कजरी, टप्पा या फिर ठुमरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठुमरी के लिए। ठीक है, नैना देवी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये नैना देवी जो थी, नैना देवी, तो ये लखनऊ और बनारस घराने से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये कौन से घराने, लखनऊ, लखनऊ और बनारस घराने से। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो थी इन्हें 74 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ठुमरी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि ठुमरी ठुमरी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा ठुमरी की उत्पत्ति जो हुई थी ना, ये जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई थी। ठीक है, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से।
ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसका जो है ठुमरी के सबसे प्रसिद्ध कलाकार के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो याद रखिएगा जो है सबसे प्रसिद्ध कलाकार जिसे ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ठुमरी की रानी कौन है, तो ठुमरी की रानी जो है ना, ये गिरिजा देवी, ठीक है? तो ठुमरी की रानी अगर पूछा जाए तो कौन है? गिरिजा देवी। गिरिजा देवी, ठीक है। गिरिजा देवी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जो है कौन-कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्हें और भी पुरस्कार मिला है, जैसे अगर मैं बात करूँ इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। संगीत नाटक अकादमी, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, जो कि कब मिला हुआ है? पुरस्कार, ठीक है। तो ये मिला हुआ है 2000 में मिला हुआ है, ठीक है। 2000 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। सॉरी, 2000 बोल रही हूँ, सॉरी, 1977 में, ठीक है ना। 1972 में पद्मश्री है, उसके बाद कालिदास सॉरी संगीत नाटक अकादमी मिला था, जो कि 1977 में मिला था, ठीक है ना। 5 साल के बाद मिला था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद जो है इनको फिर मिला था, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। पद्म भूषण, तो इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 1989 में इन्हें पद्म भूषण मिला। ये ठुमरी की रानी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इतना पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा इनके बारे में, ठीक है। और याद रख लीजिएगा इन्हें विभूषण भी मिला हुआ है, तो विभूषण का भी याद रख लीजिएगा। इनका पुरस्कार हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। विभूषण की अगर मैं बात करूँ तो इन्हें विभूषण मिला था, आपको याद रखना है, 2016 में, ठीक है। तो इनके पुरस्कार आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है ठुमरी, ठुमरी से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है। प्रसिद्ध कलाकार, ठीक है। तो ठुमरी से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा गिरजा देवी के बारे में हो ही गया। इसके बाद जो है नैना देवी, ये भी हो ही चुकी है, और दूसरा जो है गिरजा देवी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ और कौन-कौन से प्रसिद्ध कलाकार, तो याद रखिएगा ये है आपके सिद्धेश्वरी देवी। सिद्धे सिद्धेश्वरी सिद्धेश्वरी देवी, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा नाम है, और जो है याद रखिएगा ये जो है पंडित छन्नू लाल मिश्र। पंडित छन्नू लाल। और 5वें नंबर पे कौन है? 5वें नंबर पे आपको याद रखिएगा शोभा, ये गुड्डू। शोभा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो ये मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा आप इसे रोक करके और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़ूम करके देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर नहीं दिखे, या फिर आप मेरी आवाज़ सुनकर भी लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? तो भारत के सरकारी खातों में से कौन सा एक नहीं है? भारत की आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि, सामान्य भविष्य निधि, या फिर भारत के लोक लेखा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सामान्य भविष्य निधि है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये एक व्यक्तिगत बचत योजना है, ठीक है ना। ये जो है सामान्य भविष्य निधि की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये है व्यक्तिगत बचत योजना। बचत योजना है, ठीक है। बाकी ये जो आपका 3 है, भारत की आकस्मिक निधि, संचित निधि और लोक लेखा निधि, ये आपके जो है भारत के सरकारी खातों में से है। यहाँ पे अगर मैं भारत की आकस्मिक निधि की बात करूँ, तो भारत की आकस्मिक निधि के बारे में जो है ये किसमें कहा गया? ये कहा गया आपके संविधान के अनुच्छेद 267 में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है आकस्मिक निधि का? तो पहले ये यहाँ पे अनुच्छेद याद रखिएगा। अनुच्छेद जो है ये 267 में, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सरकारी खाता है, ठीक है ना। इसमें अगर
अगर मैं बात करूँ तो ये जो है राष्ट्रपति के जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये जो है आपातकालीन निधि में ये जो है खर्च करता है, ठीक है ना? ये राष्ट्रपति के अधीन होता है। भारत की आकस्मिक निधि जो है ये किसके अधीन होता है? तो पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति के अधीन है, यानी कि ये राष्ट्रपति के इसमें आता है। इसके बाद जो है अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि ये आपातकाल में जो है खर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपातकालीन निधि है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है आपका भारत की संचित निधि, तो भारत की संचित निधि जो है ये क्या है? ये जो है भारत सरकार का जो है ना मुख्य खाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं अनुच्छेद बता देती हूँ कि ये कौन से अनुच्छेद के तहत आता है। तो ये अनुच्छेद 266 के तहत आता है, ठीक है। इसमें इसका उल्लेख किया गया कौन से? अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख किया गया, जिसमें कहा गया है कि पहला तो ये याद रखिएगा कि ये भारत सरकार का मुख्य खाता है, ठीक है। भारत सरकार का मुख्य खाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी सभी राजस्व और क्या है ऋण जमा होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सभी राजस्व और ऋण जमा होता है संचित निधि में। सभी राजस्व और ऋण जमा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत का लोक लेखा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें जो है ये भी सरकार का खाता है, जो कि ये 266 भाग 2 के तहत आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आप भाग 1 लिख लीजिए, और भारत का जो लोक लेखा है ना ये अनुच्छेद 266 भाग 2 के तहत आता है। अनुच्छेद 266 भाग 2 के तहत, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें जो है ना इसमें ये जो है ये क्या है, तो इसमें सरकार के द्वारा जो प्राप्त धन होता है ना, जैसे कि आपका जो है बीमा उमा जो जमा होता है ना, वो तो इसमें जो है सरकार द्वारा प्राप्त धन जो है जमा होता है, ठीक है ना। सरकार द्वारा प्राप्त धन जमा होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत में औसत वर्षा के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश देश में स्थित है, ठीक है ना। तो भारत के औसत वर्षा के अनुसार बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि भारत में औसत वर्षा के अनुसार, तो केंद्र शासित प्रदेश जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो ये जो है आपका ऑप्शन ये आपका बोल रहा है कि ये पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र है, या फिर जो है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, या फिर ऑप्शन सी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन डी कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा लक्षद्वीप समूह क्या है ना अरब सागर में स्थित है, और ठीक है, और यहाँ जो जो मानसून हवा होती है ना, मानसूनी हवा के कारण जो होती है क्या होती है, या तो ना तो बहुत ज्यादा अधिक होती है और ना ही बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है ना। इसलिए इसे जो यहाँ पे जो है इसे पर्याप्त वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि जैसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यहाँ पे पहले मैं ऑप्शन को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देती हूँ। जैसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? जो आपका जो है जैसे मेघालय वगैरह हो गया, यहाँ जो है सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है ना। मेघालय हो गया। इसके बाद आपका जो है असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ जो है ना वर्षा अधिक होती है, असम और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ जो है ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आपका जो है मध्यम वर्षा वाला की अगर मैं बात करूँ, तो मध्यम वर्षा जो होता है ये कहाँ होता है? ये होता है आपके उत्तर भारत के जो है मैदानों में जो है ना मध्यम वर्षा होती है, उत्तर भारत के मैदानों में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कम वर्षा वाले, तो कम वर्षा वाले कौन सा है?
तो राजस्थान और गुजरात में जो है ना, ये वर्षा यहाँ कम होती है, ठीक है, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा यहाँ पे जो है लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में जो है हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट देखेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला पॉइंट की याद रखिएगा कि ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है ना। ये कहाँ स्थित है, अरब सागर में स्थित द्वीप है। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे जो वर्षा का जो स्रोत होता है वो कितना है, कैसा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है ना, कैसा मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है। दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है औसत वर्षा, ठीक है ना, औसत वर्षा जो होती है ना यहाँ पे कितना होती है लगभग, तो यहाँ पे अगर मैं औसत वर्षा की अगर मैं बात करूँ तो 1200 से 1600 जो है ये आपका जो है मिलीमीटर प्रति वर्ष होता है। तो यहाँ पे जो है 1200 से 1600। ठीक है, प्रति वर्ष। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ कि ये जो इसका जो गठन हुआ है ना, लक्षद्वीप का जो गठन हुआ है, गठन भी याद रख लीजिएगा। जैसे अगर मैं लक्षद्वीप के गठन की बात करूँ, इसका गठन जो है ये कब हुआ है, इसका गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को जो है ये केंद्र शासित बना था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और यहाँ इसकी राजधानी जो ये कहाँ है, तो इसकी राजधानी कवरत्ती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, जगह तो नहीं है, लक्षद्वीप की राजधानी। मुझे एक यहाँ लिखना पड़ रहा है, एक वहां लिखना पड़ रहा है राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ है, कवरत्ती। और यहाँ का जो है अगर मैं बात करूँ कि यहाँ की जो है भाषा कौन सी है, तो यहाँ की भाषा जो है ना, मलयालम और अंग्रेजी जो है ये आधिकारिक भाषा है। ठीक है, मलयालम, मलयालम, मलयालम और अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है, ये भाषा है, लेकिन ये आधिकारिक भाषा है, स्थानीय भाषा नहीं है। स्थानीय भाषा में अगर मैं बात करूँ तो जेसरी दिवेही वगैरह जो है ना, ये जो है लक्षद्वीप की स्थानीय भाषा है। बाकी मलयालम और अंग्रेजी जो है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अपने भारत का जैसे बिहार की मैं बात करती हूँ, मैं बिहार से इसलिए मैं बिहार की बात कर रही हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ जो बिहार की भाषा कैसे है, जैसे हिंदी और उर्दू जो है ये बिहार की भाषा है। ठीक है ना, तो इसमें भी जो है ये सब जो है हिंदी और उर्दू भाषा जो है ये बिहार की है। ठीक है ना, ये आधिकारिक भाषा, लेकिन यहाँ पे भी बिहार में भी अब बहुत सारी भाषा बोली जाती है, भोजपुरी, मैथिली वगैरह भाषा बोली जाती है, मगही भाषा बोली जाती है। तो ये स्थानीय भाषा हो गई। ठीक है ना, लेकिन हिंदी और उर्दू जो हो गया ना, ये यहाँ की आधिकारिक भाषा हो गई, इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये आपके जो है कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जो गठन हुआ था ये किस एक्ट के तहत हुआ था। तो इसका गठन जो हुआ था ना, गठन गठन इसका राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1995 एक्ट के तहत हुआ था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे हम कहते हैं नेशनल हाईवे जो है आपका अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं सीधे NHAI के 1955 एक्ट के तहत गठन हुआ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा NHAI का फुल फॉर्म लिख देती हूँ, क्योंकि कभी कभी है ना एग्जामिनर जो है ना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरा नहीं देते, NHAI दे देते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे
हाईवेज अथॉरिटी, अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका काम क्या है। तो याद रखिएगा इसका काम जो है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना, इसका रख रखाव करना, जो है इसका काम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य जो है याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्गों राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास। इसके बाद आपको याद रखना और इसका काम क्या है। इसका काम है टोल प्लाजा का संचालन और निगरानी करना, टोल प्लाजा का संचालन संचालन और निगरानी, ये सब जो है इसका काम है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि भारतमाला प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जो है ये कौन करता है। ये एनएचआई ही करता है, ठीक है। क्या करता है, भारतमाला प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एनएचआई के जो है अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये है आपके जो याद रखिएगा संतोष कुमार यादव, संतोष कुमार यादव, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है राजमुंदरी में जो है आपका जो है तंबाकू अनुसंधान जो है ना, ये राजमुंदरी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटक के बंगलुरु में जो है एक किसका मुख्यालय, तो इसरो का मुख्यालय, ठीक है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक के कहाँ, तो ये जो है बंगलुरु में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल दक्षिण में स्थित है, उत्तर में स्थित है, या फिर पूर्व में स्थित है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तर में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दक्षिण में कौन सा है, भारत के दक्षिण में जो है ये कौन सा स्थित है, भारत के दक्षिण में श्रीलंका है, श्रीलंका है। इसके बाद उत्तर में जो है आपका नेपाल और चीन है, ठीक है। नेपाल तो उत्तर में है ही, प्लस इसके साथ याद रखिएगा चीन भी आपका उत्तर में पड़ता है। पूर्व की अगर मैं बात करूँ तो पूर्व में जो है भारत के पूर्व में जो है ये कौन पड़ता है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश और म्यांमार। और पश्चिम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पश्चिम में पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसका याद रखिएगा कि नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है, ठीक है। नेपाल का जो है याद रखिएगा भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगता है, 5 राज्यों के साथ, ठीक है, सीमा साझा करता है। तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो कौन कौन सा हो गया, तो पहला आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, इसका याद रखिएगा आपका बिहार, इसका याद रखिएगा उत्तराखंड, इसका याद रखिएगा आपका सिक्किम, और इसका आपको याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नेपच्यून के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ये गैर अभिक्रियाशील तत्व है, या फिर ऑप्शन बी यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है, या फिर ये मेडलिप के समय में जानकारी प्राप्त हुई थी, या फिर ऑप्शन डी यह स्थिर तत्व है। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। तो ऑप्शन आपका बी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये जो नेपच्यून है ना, याद रखिएगा ये यूरेनियम पर जो है याद रखिएगा न्यूट्रॉन की बमबारी करके जो है इसे जो है प्राप्त किया गया था इस नेपच्यून को। ठीक है, यहाँ पे जो है याद रखिएगा ये जो है आपका रेडियोधारी होता है, और ये जो है कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है। ठीक है, तो यहाँ इसके बारे में जो है हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं नेपच्यून के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा इसकी खोज की थी एडविन मैकलिन ने, इसकी खोज की थी। ठीक है, एडविन मैकमिलन ने, ठीक है, इसकी खोज की थी। ठीक है, और जो है इसके लिए जो है इसे 1951 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपको याद रखना है कि ये जो है कृत्रिम रूप से जो है ये निर्मित जो है कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है। कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसका परमाणु क्रमांक 93 है। परमाणु क्रमांक 93 है, और इसका प्रतीक जो है ये एनपी है। प्रतीक क्या है इसका? एनपी। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आज थोड़ा कम क्वेश्चन लेकर आ पाई हूँ, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड प्लीज़ गाइज ये सेशन अगर आपके लिए थोड़ा सा भी आपको समझ आया एंड तो प्लीज़ प्लीज़ इतना अप्रिशिएट ज़रूर मुझे करिएगा कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लीज़ आप लोग इसका नोट करिए एंड इसका रिविजन करिए। ट्रस्ट मी गाइज ये सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग है। तो चलिए यहाँ से आपका सेशन यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।